नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी के फर्स्ट पेपर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा दी गई आनुवांशिकी है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मेंडल के प्रयोग अर्थात मेंडल ने मटर पर कार्य किया था, उनकी मेंडल की जीवनी क्या है, मेंडल ने अपने जीवन काल के जो महत्वपूर्ण पल थे, महत्वपूर्ण जो एज थी, उन्होंने पादपों की किस प्रकार से अनुसंधान कार्यों में व्यतीत किए। इसके अलावा मेंडल के द्वारा कौन कौन से अनुसंधान कार्य हुए जिनका आज हम वनस्पति शास्त्र के अध्ययन के रूप में करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल के जीवन परिचय की। मेंडल के जीवन परिचय की बात करते हैं तो मेंडल के जीवन परिचय की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मेंडल के जन्म की। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के एक शहर में हुआ था। मेंडल जो थे उनका पूरा नाम ग्रेगर जोन मेंडल था। ग्रेगर जोन मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक या वनस्पतिज्ञ थे जो एक सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो इनके जो पिताजी थे वो उद्यान में देखरेख का कार्य करते थे। तो मेंडल का जब जन्म हुआ तो उसके कुछ समय बाद ही मेंडल लगभग 5-6 वर्षों बाद ही अपने पिताजी के साथ जो उद्यान है उन उद्यान में जब वो पानी डालने जाया करते थे तो उनके साथ ग्रेगर जोन मेंडल अपने पिताजी के साथ जाया करते थे और उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसे अकस्मात परिवर्तन देखे, पादपों में कुछ ऐसी संरचनाएं देखी तो उनको कुछ अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ और उस अद्भुत ज्ञान को जगाने के लिए उन्होंने मटर के पौधे पर कार्य किया। इसके अलावा कुछ अन्य पादपों पर भी उन्होंने कार्य किया। तो उनका जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में हुआ था और उन्होंने 1842 ईस्वी में दर्शन शास्त्र में अपना अध्ययन पूरा किया। कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि ग्रेगर जोन मेंडल ने दर्शन शास्त्र में अध्ययन पूरा कब किया। तो 1842 में दर्शन शास्त्र में उन्होंने अध्ययन पूरा किया और 1847 में ग्रेगर जोन मेंडल को एक सम्मानित उपाधि दी गई। उस सम्मानित उपाधि का नाम क्या था? पादरी। पादरी से उनको सम्मानित किया गया 1847 में। उसके पश्चात लगभग 16 या 17 वर्षों बाद में 1866 में ग्रेगर जोन मेंडल ने अपने द्वारा किए गए पादपों पर अनुसंधान और कार्यों का विवरण एक पुस्तिका में लिखा और पुस्तिका को फिर इन्होंने आगे पेश किया। तो उसके बाद में 1866 में उनके द्वारा जो प्रतिपादित अनुसंधान जो कार्य थे वो पादप संकरण के प्रयोग इस नाम से प्रकाशित हुए। पादप संकरण के प्रयोग 1866 में प्रकाशित हुए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो उसके बाद का जो समय था इनका अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेंडल मात्र एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको भौतिकी का ज्ञान भी था, गणित का ज्ञान भी था और एक वनस्पति विज्ञ भी थे। उस समय गणित के ज्ञान के अभाव के कारण इनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत थे, इनके द्वारा दी गई पादपों के ऊपर जो विशिष्ट जानकारियां थी उनका प्रकाशन सही तरीके से नहीं हुआ और इनके द्वारा किए गए जो प्रयोग थे
उस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय गणित में कोई भी विद्वान नहीं था। तो इसके चलते ग्रेगर जोन मेंडल को अत्यधिक दुख हुआ और 1884 में अत्यंत दुख के साथ ग्रेगर जोन मेंडल का निधन हो गया। 1884 में निधन हो गया। ग्रेगर जोन मेंडल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको सांख्यिकी और गणित के ऊपर प्रयोग किया था। एकमात्र संपूर्ण भारत देश में या संपूर्ण विश्व की बात करें तो ग्रेगर जोन मेंडल एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको सांख्यिकी और गणित दोनों भाषाओं का ज्ञान था। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ग्रेगर जोन मेंडल का जीवन परिचय, अर्थात ग्रेगर जोन मेंडल ने अपने जीवन काल के जो अहम जो पल थे, अहम जो वर्ष थे, उन्होंने किस प्रकार से व्यतीत किए। तो जन्म के और मृत्यु के बीच में इतना फासला होने के बाद में फिर 3 वैज्ञानिक आए। 3 कौन कौन से वैज्ञानिक आए? हॉलैंड के हुगो ड्रीब्रिज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और इरेन वाक सेरमेक, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। तो तीनों वैज्ञानिक हुगो ड्रीब्रिज, इरान वाक सेरमेक और कार्ल कोरेंस, इन तीनों वैज्ञानिकों ने पुनः मेंडल के द्वारा दिए गए जो प्रयोग थे उनको पुनः टिप्पणी करके और पुनः उन पर अध्ययन करके और प्रकाशित करवाया, और फिर इनका प्रकाशन हुआ। तो इस प्रकार इन तीनों वैज्ञानिकों के सहयोग से मेंडल के द्वारा जो प्रतिपादित जो 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ये तीनों ही नियम आज हम 10th क्लास से लेकर के और PhD तक जब अध्ययन करते हैं तो इन तीनों ही नियमों का कहीं ना कहीं आनुवांशिकी में विशेष महत्व होता है और हम लगातार इन नियमों को पढ़ते आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये मेंडल का जीवन परिचय हुआ। उसके बाद में हम अध्ययन की दृष्टि से देखते हैं कि मेंडल के द्वारा मटर के पादप को ही क्यों चुना गया। प्रश्न उठता है कि पृथ्वी पर न जाने कितने पेड़ पौधे थे उस समय, तो उन बहुत सारे पेड़ पौधों में से मेंडल ने मात्र मटर के पौधे को ही क्यों चुना? ऐसा क्या था मटर में जो मटर के पौधे को ही उन्होंने चुना? उसकी बात कर लेते हैं कि मटर के पौधे को क्यों चुना। सबसे पहला जो पॉइंट है, तो मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 वर्षीय का मतलब क्या होता है? 1 वर्षीय का मतलब ये होता है ऐसा पादप जिसका जन्म और मृत्यु मात्र 1 वर्ष में पूर्ण हो जाए। जन्म मृत्यु मतलब है कि जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, फल और बीज बनने तक की जो प्रक्रिया है वो 1 वर्ष में पूर्ण हो जाए। तो मटर के पौधे में सबसे पहली विशेषता ये थी कि इनका संपूर्ण जो जीवन काल है वो मात्र 1 वर्ष में ही पूर्ण हो जाता है, अर्थात ये 1 वर्षीय पादप है। हालांकि 1 वर्षीय पादप हम बोलते हैं, बल्कि ये मुश्किल से 6 महीने में ही पूर्ण हो जाता है इसका जीवन काल। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ये हुआ कि 1 वर्षीय पादप है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट लेते हैं, दूसरी विशेषता ये है कि इसमें स्वयं परागण पाया जाता है। स्वयं परागण पाया जाता है, परंतु हम इसको पर परागण भी कर सकते हैं। तो दूसरा जो विशेषता है वो है स्वयं परागण मटर के पौधे में पाई जाती है। अब स्वयं परागण क्या होता है? स्वयं परागण का मतलब होता है कि मटर के पौधे में नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं और दोनों आपस में निषेचन करके जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं और बीज का निर्माण कर लेते हैं। तो इसको कोई दूसरे नर और मादा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पुष्प और जो बीज बनेंगे
वो अपने आप बन जाते हैं, इसलिए इसमें स्वपरागण की विशेषता पाई जाती है। परंतु बाद में एक शब्द और लिखा है परपरागण। परपरागण से तात्पर्य यह है कि हम इसको परपरागित भी कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा इमेस्कुलेशन अर्थात विपुंसन। विपुंसन का मतलब क्या होता है कि यदि मादा पुष्प में से जो नर पुष्प वाला जो जननांग है अर्थात स्टेमन यानी कि जो नर जननांग है उसको हटा दिया जाता है और मादा पुष्प में इस प्रकार परागण किया जाता है, तो वो क्या होता है परपरागण, यानी कि कृत्रिम रूप से पौधे के जो पुष्प है उसको परागित करना। एक तो प्राकृतिक रूप से खुद निषेचन करे और एक हम जबरदस्ती उसको कृत्रिम रूप से निषेचन करवाएं या कोई दूसरे उत्पाद के द्वारा निषेचन करवाएं, तो वो प्रक्रिया होती है परपरागण। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता की बात करते हैं कि जो मटर का जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आकार छोटा हो गया तो इससे हमें क्या तात्पर्य है या हमें क्या मतलब है इसका आकार छोटा है। मतलब यह है कि मटर के पौधे का आकार छोटा है तो इसको हम घर पर भी लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसको किसी बड़े खेत में लगाएं, इसको रसोई घर के आसपास या जो खाली जो बेकार जो जमीन पड़ी है, मृदा पड़ी है, उस जमीन में हम इसको आसानी से उगा करके और इससे हमें जो भी बीज पुष्प जो भी हमारे को प्राप्त करने हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कम समय में ये पादप जन्म लेता है और बहुत ही कम समय में अपना जीवन काल के जो अहम जो बिंदु है वो पूर्ण कर लेता है। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण लक्षण हो गया। चौथा लक्षण की हम बात करते हैं, इसमें 7 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कितने विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं? 7 विपर्यासी लक्षण। कई बार राजस्थान विश्वविद्यालयों द्वारा एग्जाम जो लिए जाते हैं प्रतिवर्ष, उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मेंडल के द्वारा किए गए अध्ययन में कितने विपर्यासी लक्षणों के बारे में बताया गया है। तो 7 विपर्यासी लक्षण इसमें बताए गए हैं मटर में। इस कारण से भी ये एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो है। उसके बाद में हम इसकी बात करें तो इसमें स्वनिषेचन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वनिषेचन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने 5 विशिष्ट लक्षण बताए हैं। इन लक्षणों की उपस्थिति के कारण ही ग्रेगर जोन मेंडल ने अन्य पादपों की तुलना में मटर को सर्वश्रेष्ठ माना और मटर के पौधे को इन्होंने चुना। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर मटर का पुष्प होता कैसा है जिस कारण से मटर के पुष्प को इन्होंने चुना। देखिए ये आपको मटर का पुष्प दिखाई दे रहा होगा, मैंने डायग्राम जो बनाया है इसका। तो इसमें सबसे पहले ये है इसका पेडिकल पार्ट। पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? पेडिकल। पेडिकल का मतलब क्या होता है? व्रंत, अर्थात पुष्प जिस नली से लगा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? व्रंत कहते हैं। उसके बाद में इसके पास में कुछ उभार लिया हुआ आपने देखा होगा पुष्प, कुछ मोटा जो उभारनुमा संरचना होती है वो थैलेमस कहलाती है। उभारनुमा संरचना क्या कहलाती है? थैलेमस कहलाती है। उसके बाद में ये आपको सेपल दिखाई दे रहे हैं, अर्थात सेपल को हम बाह्यदल भी बोल सकते हैं। जो दलाब होते हैं उनको सेपल बोलते हैं, हिंदी में दलाब कहते हैं। ये हरे रंग के होते हैं, आप जानते हो। इसके बाद में हम यदि बात करें तो कुछ अंदर की ओर चले इसके, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल रंग की जो पुष्प जो इसके चारों तरफ जो आवरण होता है, ये लाल रंग क्या स्टैंडर्ड है। इसके नीचे वाली जो परत है वो विंग कहलाती है। और इसके अंदर 2 प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर और मादा। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नर और जो मादा जननांग होते हैं उन जननांगों में 3
तीन प्रकार के भाग पाए जाते हैं। वो तीनों भाग कौन कौन से होते हैं, ये देखिए इस प्रकार के इनके भाग होते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो ये सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो कहलाता है एंथर। एंथर को हम क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोश आपको हिंदी में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ विद्यार्थी हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनको इंग्लिश में थोड़ी परेशानी आती है, तो इसलिए एंथर को हिंदी में क्या नाम दिया हमने, परागकोश। अब एंथर में 4 पालियां होती है। इन चारों पालियों को जोड़ने के लिए एक विशिष्ट भाग होता है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को हम क्या बोल सकते हैं, योजी भी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, योजी। और इसके बाद में संपूर्ण जो परागकोश होता है, एंथर होता है, उस एंथर को जो आधार प्रदान करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे हमें, पुतंतु। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, जो मेल ऑर्गन है अर्थात नर जो जननांग है, उस नर जननांग में 3 भाग मैंने बताए हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है जिसमें 4 पालियां पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और ये एंथर ही एक ऐसा भाग होता है जो जनन में सहायक होता है। उसके बाद में एंथर में जो 4 पालियां होती है, उन 4 पालियों को जो जोड़ने का कार्य करेगा वो कौन करेगा, योजी करेगा। और फिलामेंट है वो क्या है, पुतंतु, जो एंथर को आधार प्रदान करता है। ये नर जननांग की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं मादा जननांग की। आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा मादा जननांग, ये है ओवेरी, जो 3 जो भाग बताए हैं। तो मादा जननांग की जनरली हम बात करें तो ऐसी संरचना मादा जननांग की होती है। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्रतिकाग्र। व्रतिकाग्र। उसके बाद में जो नलिका रूपी जो संरचना होती है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल को हिंदी में क्या बोलेंगे, व्रतिका। और लास्ट में जो होती है वो क्या होती है, ओवेरी होती है। क्या होती है, ओवेरी। ओवेरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मादा जो जननांग होता है, इस मादा जननांग में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा यानी कि व्रतिकाग्र, उससे मध्य भाग जो स्टाइल है वो व्रतिका है, और ओवेरी यानी कि अंडाशय। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 पार्ट हो गए, लेकिन जनन में कौन सा पार्ट महत्वपूर्ण है, तो जनन में ये जो ओवेरी अर्थात अंडाशय है, इस भाग में ही जनन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। उसमें तो हम बात कर रहे थे एंथर की, जो जनन में सहायक होगा, और इसमें जो जनन में सहायक है वो क्या है, ओवेरी अंडाशय है। बाकी ये स्टिग्मा और स्टाइल ये केवल जनन में सहायक, ये केवल सहायता प्रदान करते हैं, जनन नहीं करते। क्योंकि कोई भी मान लीजिए कोई भी जो पराग कण आएंगे वो पहले स्टिग्मा के पास पड़ेंगे, ऊपर वाले हिस्से में पड़ेंगे, तो स्टिग्मा को संदेश मिल जाएगा भाई पराग कण आ गए, तो इसका मुंह खुल जाएगा, ये चौड़ी हो जाएगी। मुंह खुलने के पश्चात ये भेज देगा कि पराग कणों को भाई आप आगे जाइए। इसके बाद में ये स्टाइल के पास जाएगा वृत्तिका पे, और वृत्तिका फिर इसको अंडाशय के पास भेज देगी, और अंडाशय के साथ मिलकर के ये निषेचन कर लेगा, और निषेचन करके n+n यानी कि 2n बन जाएंगे। 2n का मतलब जाइगोट या निषिक्तांड का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार ये जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये मटर की ही बात नहीं करते हम, संपूर्ण जगत में पाई जाने वाली जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, सभी प्रकार के पेड़ पौधों में इस प्रकार की जो जनन की प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। तो इस पुष्प में भी हमने संपूर्ण जो संरचना है उसके बारे में अध्ययन कर लिया, किस प्रकार से इसमें जननांग की जो प्रोसेस होती है वो होती है। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम लेते हैं कि जो विप्रियासी जो लक्षण हैं
उसके बारे में थोड़ा हम अध्ययन कर लेते हैं। बाकी हम अगली कालांश में इसके नियम पढ़ेंगे तीनों। तो ये जो 7 विपर्यासी लक्षण है वो कौन से हैं? पहले लक्षण की बात करते हैं। एक तो होता है प्रभावी लक्षण और एक होता है अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण का मतलब क्या होता है? जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वो प्रभावी होता है। और अप्रभावी लक्षण क्या होता है? जो प्रभावी के द्वारा दब जाता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपनी लंबाई में बड़े होते हैं। तो यदि लंबे बच्चों को हम आगे खड़ा कर दें और जो छोटे बच्चे हैं उनको हम लंबे बच्चों के पीछे खड़ा कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़े वाले जो बच्चे हैं वो ही केवल दिखाई देंगे, छोटे वाले बच्चे नहीं दिखाई देंगे। तो इसका कारण ये हुआ कि जो प्रभावी जो हैं अपना प्रभाव दिखाएगा और अप्रभावी हैं वो प्रभावी के नीचे दब जाएगा, अस्पष्ट रूप से दब जाएगा, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। तो सबसे पहला जो विपर्यासी लक्षण है पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में जो प्रभावी लक्षण होगा वो लंबा होगा और अप्रभावी जो लक्षण होगा नाटा यानी कि बोना होगा। तो ये अप्रभावी लक्षण हो गया। उसके बाद में हम दूसरा लक्षण लेते हैं पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति में प्रभावी जो लक्षण होगा वो कक्षीय होगा और अप्रभावी जो लक्षण होगा वो शीर्षस्थ होगा, एपिकल होगा। तीसरा लक्षण लेते हैं बीज कवच का रंग। बीज कवच का रंग जो प्रभावी लक्षण है वो क्या होगा? श्वेत। श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, सफेद रंग का होगा। और अप्रभावी जो लक्षण होगा वो क्या होगा? ब्राउन, भूरे रंग का होगा। चौथे प्रकार का जो विपर्यासी लक्षण है वो बीज पत्र का रंग। बीज पत्र के रंग में बीज पत्र का जो प्रभावी लक्षण होगा वो क्या होगा? पीला होगा। और अप्रभावी जो लक्षण होगा वो क्या होगा? हरा रंग होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं फली का रंग। फली के रंग में भी 2 विपर्यासी लक्षण हैं। प्रभावी होगा वो क्या होगा? हरा होगा और अप्रभावी होगा वो क्या होगा? पीला होगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि बीज पत्र का रंग और फली के रंग में उल्टे चलते हैं। आगे अगला जो छठा जो विपर्यासी लक्षण है वो फली का आकार कैसा होगा? तो फली का आकार कैसा होगा? फूली हुई यदि फली है तो वो प्रभावी लक्षण है, और यदि संकीर्ण है, पिचकी हुई है, तो वो क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण हो गया। लास्ट जो 7वां विपर्यासी लक्षण है वो है बीज की आकृति। बीज की आकृति में जो प्रभावी लक्षण होगा वो बीज का जो आकार है वो कैसा होगा? गोल होगा। और जो बीज का आकार यदि झुर्रीदार है तो वो क्या होगा? अप्रभावी लक्षण होगा। आपने देखा होगा मटर की फली में कुछ बीज होते हैं वो गोलाकार होते हैं और कुछ बीज क्या होते हैं? झुर्रीदार होते हैं, या सूखने के बाद में आपने देखा होगा बीज पिचक जाते हैं, झुर्रीदार हो जाते हैं। तो वो क्या हो गया? इसका अप्रभावी लक्षण हो गया। गोल के सामने झुर्रीदार का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि प्रभावी ये है, अपना प्रभाव ये दिखाएगा, अप्रभावी इसके प्रभाव के नीचे दब जाएगा। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी कहते हैं। तो इस प्रकार मेंडल के बारे में आज हमने इसका जीवन परिचय पर प्रकाश डाला है। और मेंडल ने केवल मटर के पौधे पर ही कार्य क्यों किया इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। और इसके बाद में मेंडल ने जो 7 विपर्यासी लक्षण दिए हैं मटर के ऊपर, उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके बाद में आगामी क्लास में हम मेंडल के द्वारा दिए गए जो 3 नियम हैं उन पर प्रकाश डालेंगे, उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।